कैंटीन के समोसे या फिर 5 स्टार के डिमसम्स? आपकी फेवरेट मूवी अरिजीत सिंह और मोहम्मद रफ़ी? कि जब आपने कारगिल वॉर लड़ी? कारगिल वॉर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉर। कारगिल में आपके पेड़ पौधे नहीं होते, इट्स लाइक ए डेजर्ट एंड बिल्कुल रॉक्स है। ये इंडियन आर्मी थी जिसने किसी भी सिचुएशन में ये प्रण किया था तो कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, जीतेंगे हम जरूर। तो सबसे पहला लक्ष्य पूरी इंडियन आर्मी का था टोलोलिंग जीतना। क्या होता है ऐसा कि अगर आज की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती तब कारगिल के समय पर? अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती और हम इतना डिसीजन लेते कि हम कट करेंगे तो हमारे जो लॉस हुआ है वो बिल्कुल बहुत कम होता है इससे। पहले की गवर्नमेंट में और आज की गवर्नमेंट में कुछ तो डिफरेंस है। इंडिया का स्टेटस पूरी दुनिया में था 25 साल पहले, आज वो बहुत फर्क हो गया है। और ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? लश्कर तोयबा से लेके सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सब पाकिस्तान में। ऐसी क्या चूक हुई कि जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारी इंटेलिजेंस और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। आर्मी की तरफ से क्या ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं जिससे वो एक लाइफ लेसन ले? हमारा हर सिटीजन वो देशभक्त बने जिसके ऊपर आर्मी प्राउड हो सके और सोचे कि मुझे दुश्मन को मारना है क्योंकि मैं अपने देशवासियों से प्यार करता हूं। आप लोगों ने उरी मूवी तो देखी होगी। अगर उरी मूवी नहीं देखी तो आपने शेरशाह मूवी जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक्टर होता है ऑन स्क्रीन अपने ट्रूप्स को लीड करता है और पूरा मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है। और आप सोचते होंगे कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ हुई। तो वो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, बैकग्राउंड में जो हीरो थे उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ में एक ऐसे इंसान आए हुए हैं जो हम सभी को चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एम्पावर करते हैं। तो रितेश, बताना चाहेंगे कि आज के हमारे गेस्ट कौन है? जी हाँ, बिल्कुल। और जिनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, जो बॉर्डर फ्रंट लाइन पे सब करते हैं, देश को बचाते हैं, देश को दुश्मनों से बचाते हैं, वो आज हमारे सामने हैं। एंड लेट्स वेलकम कैप्टन अखिलेश सक्सेना, हमारे आर्मी ब्रिटेन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला आज का सवाल है, वो सवाल है कि आपकी जर्नी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई? आपका बैकग्राउंड क्या था? कैसे आपने आर्मी जॉइन करी? तो एक बारी अगर उसे आप बता सकें। जय हिंद और थैंक यू ये पॉडकास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जब मैं एक छोटे से बैकग्राउंड, मतलब मेरे जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, एक स्मॉल टाउन से। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से देखने चाहिए और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो अगर मैं आज से 40 साल पहले देखता हूँ तो मैं एक छोटे से टाउन में था। मेरे पेरेंट्स थे वो एक गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, मेरी मदर टीचर थी। और इस बैकग्राउंड में जिसमें मैं आर्मी का दूर दूर तक कोई पसंद नहीं था, लेकिन मैंने सपना देखा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और वो सपना भी कैसे देखा, क्योंकि मुरादाबाद एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे आर्मी वगैरह की प्रेजेंस भी नहीं है, तो किसी को कुछ नहीं पता। बट एक पर्टिकुलर वहाँ पे थोड़े से राइट्स हुए थे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आर्मी को बुलाया गया था। तो जो आर्मी की टेम्परेरी कैंप था वो मेरे घर के पास था। तो मैं वहाँ देखता था कि यार ये लोग कितने, जो सोल्जर्स हैं, कितने डेडिकेटेड है अपनी ड्यूटी के लिए, कितना पैशन है इसमें, और दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उस समय मुश्किल से 7-8 साल का रहा हूँगा, शायद सेकंड या थर्ड क्लास में, लेकिन वो छाप मेरे मन में आज तक उन लोगों को देख के कि वो कितने डिवोटेड, डेडिकेटेड हैं देश के लिए, और वो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कि मुझे लगा दुनिया में इससे बढ़ के कुछ नहीं है देश के लिए करने के लिए और अपने खुद को करने के लिए। तो वहाँ से एक पैशन हुआ कि मुझे ये बनना। और कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था जवान क्या होता है, ऑफिसर क्या होते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप सपने देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि, पूरा समाज, पूरा कॉस्मोस आपके साथ आएगा आपको हेल्प करने के लिए। सर, कितना डिफिकल्ट रहता है वैसे अगर आप एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हैं और आपका एक सपना जो होता है ना कि वो मुझे आर्मी में जाना है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा वैसे आपके सर? नहीं, डिफिकल्ट तो है, और मैं ये सच्चाई बताना चाहता हूं कि ये एक अग्नि परीक्षा है। आज की डेट में अगर मैं आर्मी ऑफिसर की बात करूं तो एनडीए में 12 लाख लोग बैठते हैं और उसमें से 300 लोग होते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ
कैंडिडेट वर्सेस एक्चुअल सिलेक्शन देखें तो ये आईएएस, आईआईटी और आईआईएम अहमदाबाद से कठिन परीक्षा है, तो आसान नहीं है। और इसमें खाली आपको रिटन ही नहीं बल्कि आपको जो आपका एसएसबी होता है 5 डेज का, उसमें भी आपकी कड़ी परीक्षा होती है। आपको हर मापदंड में नापा जाता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, एंड व्हेन यू आर गुड और एक्सीलेंट इन एवरीथिंग, ओनली देन यू हैव बिकम द राइट टू बिकम ए आर्मी ऑफिसर। सर मेरा भी एक ड्रीम रहा था हमेशा से कि मैं एयरफोर्स का पायलट बनूँ। उसके लिए मैंने रिटन भी किया, तो पहली बार में रिटन क्लियर भी हुआ, दूसरी बार में मैं फर्स्ट डे आउट हो गया, स्क्रीन आउट जिसको बोलते हैं, स्क्रीन आउट हो गया। और जो तीसरा टाइम था उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी को क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हम लोगों को। सो देखिए, हमारे पास एज ए ऑफिसर लेवल डिफरेंट वे होते हैं आर्मी में जाने के। तो पहले मैं ऑफिसर लेवल की बात करूँगा। फर्स्ट होता है जब आप 12th के बाद 2 एनडी होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें 12th के बाद लिया जाता है। अपनी ग्रेजुएशन आप नेशनल एकेडमी से करते हैं और ये ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, पूरी दुनिया में एक अनोखा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैडेट्स जो फ्यूचर ऑफिसर हैं वो साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो लास्ट ईयर के लिए अपनी एकेडमीज में जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, एंड वहाँ से पास आउट होते हैं। अगर आपको इसके लिए तैयारी करनी है, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज रिटन, एज यू राइटली से। रिटन में ही 12 लाख लोगों में से मुश्किल से 10,000 लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं, 10,000 से भी कम। तो वो पहली जर्नी जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट, उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी रियली गुड टू इवन क्रॉस द फर्स्ट एनवायरनमेंट और द रिटन टेस्ट। फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपकी कि मतलब आपने जो बोला मुझे फौज में जाना है एंड जहाँ पे आप अपना एक तरीके से पूरा जीवन अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं वहाँ पे और बहुत कई जगह पे ऐसा भी होता है जब वॉर होती है तो लाइफ की अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फैमिली के दिमाग में थॉट तो आया होगा कि किस तरीके से क्या नाम है, क्या होगा कि आप जाएंगे एंड व्हाट इफ़ कि आप हमारे साथ हैं नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से मैनेज किया? तो वो थॉट आया था। इनफैक्ट मेरी मदर एंड शायद बहुत सारी माएँ अपने बेटे के लिए होती है कि भाई मैं ही अपने बेटे को आगे कैसे भेजूं जब इतना बड़ा खतरा है। और दूसरी बात ये थी कि जैसे 12th के बाद जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का दिया और इंजीनियरिंग का भी दिया, तो मैं शायद बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में होना ही होना है और मैंने सीधा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने थोड़ा सा, मेरा जो एटीट्यूड रिटन के लिए था वो कैजुअल था, मुझे लगा वो तो मैं निकाल ही लूँगा क्योंकि मैं एकेडमिक्स में अच्छा था। और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और काफ़ी कॉलेजेस को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया था, तो वो शायद फॉल्स कॉन्फिडेंस था और मैं पहले अटैम्प्ट में मेरा रिटन नहीं हुआ। और लेकिन उस समय तक मैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में, कहते हैं ना, हर विफलता, हर फेलियर आपको कुछ सिखाती है। तो मैंने ये निश्चय लिया कि जो भी कारण थे जिसकी वजह से रिटन नहीं हुआ, इस बार मैं उसमें से एक को भी अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम के सामने नहीं आने दूंगा। और दूसरी बार मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से रिटन क्रॉस किया, एसएसबी भी क्रॉस किया, मेडिकल क्रॉस किया। लेकिन फिर मेरी माँ ने बोला, मदर ने बोला कि अब तुम क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हो, क्योंकि अब तुमने एक इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और यहाँ से तो लोग निकल के बाहर भी जा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। तो देखो, मेरा एक ही जवाब था कि आप किसी प्रोफेशन में पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपका अपना सेटिस्फैक्शन। तो मेरा जो पैशन है, जो मैं लक्ष्य है मेरा लाइफ का, जो मेरा पर्पस है और जो मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूँ और मैं एक चैलेंजिंग लाइफ जीना चाहता हूँ, वो मुझे ये देगा। हाँ, खतरा है, मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज को छोड़ के जा रहा हूँ, बट शायद मैं करना चाहता हूँ और अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे लाइफ में जब भी मैं लुक बैक करूँगा मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस करी। तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मदर को बोला कि हर बच्चे को अपनी लाइफ में जो करना चाहता है और वो इतना पैशनेट है, ऐसा नहीं है वो किसी गलत राह पे जा रहा है। और अगर हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे और हर माँ बाप यही सोचेंगे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? किसी ना किसी को तो वो बलिदान करना पड़ेगा जिससे कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारे देशवासी चैन की नींद सो सकते हैं। उस सुरक्षा के लिए किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना है, तो हमारा ही बच्चा क्यों ना हो। और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ के नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने। सर जैसे भी आपने बताया कि हर एक इंसान की लाइफ में ना एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है, तो मेरी जो लाइफ थी, मुझे लगा कि डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए ये था। मुझे एक बार मेरे जो पापा हैं वो लेके गए प्रगति मैदान नाम हुआ करता था तब।
तो वो लेके गए वहाँ पर एक मिलिट्री और एयरफोर्स का, इनफैक्ट जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनका एक लगा हुआ था वहाँ पर, एग्जीबिशन लगा हुआ था पूरा। तो उस एग्जीबिशन में पापा ने मुझे बोला कि आप जाओ और इनसे जाके बात करो, क्योंकि मैं तो जैसे आपने बताया कि आप मुरादाबाद से आते हैं, सिटी से आते हैं, मैं बिल्कुल गांव से आता हूँ, तो मेरे अंदर शायद उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उनकी बात पर मैं आगे बढ़ा, पर मेरे पैर वापस पीछे खिंच गए। तो मेरे लिए वो डिफाइनिंग मोमेंट था कि मैं एयरफोर्स में एक पायलट बन, हाल फिलहाल में बन नहीं पाया। तो अब मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ का वो डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा था जहां पर आपको लगा कि अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ फौज में ही जाऊंगा, अब मुझे ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता? तो दो थे। एक तो जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैंने उन ऑफिसर्स और जवानों को देखा था, तो मेरे मन में एक छाप हो गई थी। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा 9th-10th में, जब आप सीरियसली चीज़ों को समझते हो और आप अपने लाइफ के गोल को डिफाइन करते हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो मेरे सामने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल थे कि आपको पैसा चाहिए, आपको विदेश जाना है, आपको एक कुशी इन्वायरमेंट चाहिए जहां आप बैठ के सॉफ्टवेयर या उस पर काम कर सको, या फिर आप ये चैलेंजिंग लाइफ देख रहा था। जब मैंने खुद से क्वेश्चन किया तो मेरे मन ने मुझे जवाब दिया कि ये जो सामने ऑफिसर दिख रहे हैं तुम्हें, चाहे मैंने मूवी में देखा या कुछ लोगों से फिर मैंने जाके इंटरेक्ट किया, मैंने कहा ये मेरे लिए मेरे हीरो हैं। ये हैं जो मेरे लिए, जैसे मैंने 1971 की वॉर के बारे में पढ़ा उस समय जब हम लोग बहुत छोटे थे, तब मुझे अपने हीरो दिखे, तब मुझे लगा कि मुझे इस रास्ते पे आगे चलना है। तो और मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत डिफिकल्टी आई, बहुत इश्यूज आए, और हर किसी की लाइफ में आते हैं, किसी की लाइफ सिंपल नहीं होती जब आप एक बड़े गोल की तरफ चलते हैं। बट हाँ, ये बहुत क्लियर था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर ही बनना है किसी भी कीमत पे। अगर बात करें कि आपके जो मेजर पार्ट की लाइफ के, वो आपका है कि जब आपने कारगिल वॉर लड़ी, और सब लोगों को पता है वो आज भी, चाहे बच्चा भी हो, कोई बड़ा भी हो, बूढ़ा भी हो, सबके दिमाग में एक ही छाप है, वो है कारगिल वॉर, वन ऑफ द मेजर वॉर। और सबसे ज़्यादा क्या नाम है, हमारे डैमेज भी हमें हुआ था उसके अंदर। बट उस सिचुएशन को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे और किस तरीके से आपने जीत हासिल करी, वो अगर आप ऑडियंस को बता सके, हमें बता सके, तो इट विल बी अ ऑनर फॉर अस एज वेल। थैंक्स। यस, एंड कारगिल वॉर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉर विच इंडिया फॉट। और उससे भी बड़ी बात थी, इट वॉज लाइक फिल्मी, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई, वी गॉट मैरिड, और उस समय मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था, एंड नॉर्मल जो आर्मी का शेड्यूल चल रहा था उसके हिसाब से मुझे 2 साल और पीस पोस्टिंग में रहना था। उसके बाद मेरी फील्ड, जैसे आर्मी में क्या होता है, एक फील्ड होती है, एक पीस होती है, तो मेरे 2 साल और थे पीस पोस्टिंग के लिए। तो मतलब आपकी शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी बिल्कुल, कारगिल वॉर, और जस्ट 2 महीने भी नहीं हुए थे हमारी शादी को, और हम हनीमून मना के आए, और हम अपने गेस्ट हाउस में थे। हम अपने नए घर को सेटअप करने के लिए, जैसे हम कर्टेन खरीदने जालंधर गए थे, हम अपने घर को सेटअप करने, जैसे कोई भी एक न्यूली मैरिड करते हैं कि अब हम साथ आए हैं भाई, पहली बार वी सेटल अवर लाइफ, तो वो हम कर ही रहे थे। एंड सडनली हमारे पास एक एसओएस होता है कि सेव माई सोल, इट्स लाइक अर्जेंसी आया कि आपको कारगिल में रिपोर्ट करना है, कश्मीर में रिपोर्ट करना है, तंगमर्ग गुलमर्ग। उस समय तक सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं थी कि क्या है, बट हाँ ये क्लियर था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, आतंकवादी आ रहे हैं, वो ऊपर से गोलियां चला रहे हैं, बट वो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, कौन है वो उस समय तक बहुत क्लियर नहीं था। तो उन्होंने पूरे देश में से कुछ यंग ऑफिसर्स को चुना होगा, क्योंकि मैं उनमें से एक वन था, और हमारे पास आया कि आपको 6-7 दिन के अंदर कश्मीर में रिपोर्ट करना है। नहीं तो नॉर्मल पोस्टिंग में आपको 1-1.5 महीना मिलता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को वहाँ से ले जाके सेटअप करोगे। बट जिस हिसाब से वो एसओएस पोस्टिंग आई थी, मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, और आज वो परीक्षा की घड़ी आ गई। तो कुछ मेजर ऐसा चल रहा है Yes. जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा? एसओएस, बिकॉज इतनी इमीडिएट पोस्टिंग कभी नहीं आती है। एक तो रूटीन पोस्टिंग नहीं थी, अभी 2 साल थे, बट इमीडिएटली आपको कश्मीर में जाना था, और इमीडिएटली 7 दिन के अंदर वहाँ रिपोर्ट करना था। तो मेरी वाइफ टोटली एक सिविलियन बैकग्राउंड से थी, बट उनको भी ये बात पता थी कि एक फौजी का पहला प्यार उसका देश है, और मैंने ये बताया था कि हम एक साथ हैं और ये एक बहुत पवित्र रिश्ता है, वी आर टुगेदर फॉर लाइफ। बट आपने एक यूनिफॉर्म ऑफिसर से शादी करी है, एक फौजी से शादी करी है, तो हमारे लिए माई नेशन विल ऑलवेज कम फर्स्ट। सर, मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आर्मी में है, तो अभी पोस्टिंग पे है, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, मुझे याद है कि जब उसकी बेटी पैदा हो रही थी, तो मतलब उसने बोला था कि जब डॉक्टर कह दे कि अब
बुला लो हॉस्पिटल पे, तभी बुलाना, अदरवाइज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आई एम ऑन ड्यूटी राइट ना। तो इस तरीके का जो आपकी डेडिकेशन है, जो प्यार है देश के लिए, वो मतलब मुझे लगता है कि जनता भी उसे अप्रिशिएट करती है। देखिए हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और शायद ये जनता को ये चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि जब जैसे आपने बोला, आपने तो मूवी में सामने केवल एक ऑपरेशन देखा है कि वो जा रहे हैं दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक फौजी वो किसी का फादर भी है, वो किसी का हस्बैंड भी है, वो किसी का बेटा भी है। एंड हर दिन वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जब कदम बढ़ाता है तो उसको ये पता होता है कि वो अगर अगला कदम बढ़ाएगा दुश्मनों की तरफ तो वो हो सकता है लौट के नहीं आए, और वो खुद अपनी वाइफ को विधवा बना रहा है, विडो बना रहा है, वो खुद अपने बच्चों को ऑर्फन बना रहा है। वो शायद अपने माँ बाप के लिए नहीं होगा उस समय जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन फिर भी वो स्टेप लेता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो देश, उसका पर्पस, वो उसके लिए अपनी फैमिली से ज्यादा बड़ा है। तो ये जो डेडिकेशन है, जो है कि नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर सके कारगिल वॉर को कि क्या सिचुएशन रही जब आपको एक एसओएस मैसेज आता है, आप जाते हैं, फिर उसके बाद क्या नाम है, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको इस जगह पे जाना है, तो उस सिचुएशन में क्या ऐसा हुआ था कि जो आप बता सकते हैं कि ये चैलेंज फेस किए, किस तरीके से आप? जब मुझे एसओएस पोस्टिंग का मिला, मैंने रिपोर्ट किया। टंगमर्ग और गुलमर्ग में मेरी यूनिट थी, जिसमें हम सीआई ऑप्स में थे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। हम पहुंचे, कुछ इमीडिएटली हमें बोला गया कि अब आप कारगिल की तरफ मूव करिए, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ख़राब है और दुश्मन ने बहुत एडवांटेज ले लिया पोजीशन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है जो जाता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख तक पहुंचता है थ्रू श्रीनगर, दरास, कारगिल। ये पूरा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है और नेक भी बोलते हैं, क्योंकि विंटर में बंद हो जाता है, इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, तो ये केवल 5-6 महीने के लिए खुलता है। और इस 5-6 महीने में जितनी आपको अम्नीशन, आर्म्स, क्लोथिंग, पूरा सर्वाइवल लेह लद्दाख का एंटायर वो इसके थ्रू जाता है। तो हजारों ट्रक पास ऑन होते हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री, बोथ लेह लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी पूरी सप्लाई यहां से होती है। तो अगर किसी ने उसको समर में उसको चोक कर दिया, चीजें नहीं जाने दी, तो आपका ये सियाचिन और लेह लद्दाख रीजन आइसोलेट हो जाएगा। और आपको पता है दोनों तरफ हमारे बहुत फ्रेंडली नेशन है, राइट? वी ऑल नो दैट पाकिस्तान एंड चाइना बेस्ट ऑफ अवर फ्रेंड, और दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट, दे कैन डू एनी कॉन्स्पिरेसी। तो उनका ये लार्जर प्लान था कि इसको चोक करो, और एक तरफ से चाइना, पाकिस्तान, एंड ट्राई टू टेक ओवर सियाचिन ग्लेशियर एंड पार्ट ऑफ लेह लद्दाख। तो वो अपने इस मिशन में 99% कामयाब भी हो गए थे। कैसे? जो ये इस रोड थी, इसके ऊपर कुछ पीक्स थी, ये विंटर विकेटेड पीक थी, मतलब समर में तो इसमें जवान रहते थे, लेकिन विंटर में खाली रहती थी, क्योंकि मेंटेनिंग दिस पीक्स इन विंटर वॉज वेरी वेरी हाई कॉस्ट अफेयर, राइट? मतलब पर डे आपको उस समय आपको 12 करोड़ खर्च करने पड़ते थे। तो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, हम भी तो एक 71 के बाद एक समझौता हुआ कि विंटर में दोनों फौज नीचे आ जाएंगी और समर में ऊपर रहेंगी। तो 1998 में जैसे ही हम लोग नीचे आए, वो भी नीचे उतर गए हमारे सामने। इंडियन आर्मी ने इंश्योर किया कि वो भी नीचे उतर गए, हम भी नीचे उतर गए। तो हर बार की तरह विंटर में कोई नहीं। हमारे उतरने के 1 महीने बाद उन्होंने धीरे धीरे करके 3-3, 4-4 पूरे वाइट बैकग्राउंड, वाइट स्नो कपड़े पहन के धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने उन पूरी पीक्स जो 300 किलोमीटर फैली हुई है रोड के साथ साथ, उन सभी पीक पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे अपने बंकर्स बना लिए। उनके हथियारों का मुंह हमारी तरफ था। और दूसरी चीज़ क्या है, कारगिल में आपके पेड़ पौधे नहीं होते, इट्स लाइक ए डेजर्ट एंड बिल्कुल रॉक्स है। तो जब भी आप अटैक शुरू करोगे वो आपको देख सकते हैं। उन्होंने सारे वेपन्स का मुंह आपकी तरफ कर रखा है, माइंस लगा रखी है सारे माउंटेन फेस पे कि आप आएंगे तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब माइंस है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। ऊपर से उन्होंने पूरे अपने बंकर्स के आगे पत्थर लगा रखे थे कि अगर कोई चढ़ता है वो पत्थर ही लुढ़का देते थे। अब आप सोचिए 100 किलो का पत्थर ऊपर से आ रहा है, विच इज लाइक ए मिसाइल, जो 70-80 डिग्री नीचे गिर रहा है, कोई भी चढ़ रहा है वो उसको कुचल देगा। तो और टेम्परेचर जैसे से हम चढ़ रहे थे -18 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब हम चढ़ रहे हैं कोई हमारा सामान तो ले नहीं सकता, हमें दुश्मन को 1 दिन में जीते, 2 दिन में, 4 दिन में, तो हम अपने बैग में बिल्कुल आर्म्स, अम्नीशन, गोला बारूद लेके चलते थे। तो 40 से 45 किलो अपने बैग पे लेके, राइफल लेके, सब कुछ,
और उन खड़ी चट्टानों पे जिनका ग्रेडियंट 75 से 80 डिग्री था, हम चढ़ते थे। दुश्मन लगातार पहले टाइम से हमें देख के गोलाबारी करता था, माइंस लगा रखी थी, तो एक्चुअली जीतने के चांसेस यहाँ पे 1% भी नहीं थे। लेकिन ये इंडियन आर्मी थी जिसने किसी भी सिचुएशन में ये प्रण किया था कि ये मेरे देश की इज्जत, उसकी निष्ठा, उसका ऑनर का सवाल है, तो कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। और ये हमारा बिलीफ था, जीतेंगे हम जरूर, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। तो पहला अटैक मेरा टोलो लिंक था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक, विच इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कारगिल वॉर। तो उसके लिए हमने करनी माता की जय बोलते हुए तैयारी की थी, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हमने टोलो लिंक पे विजय हासिल की, जो एक इम्पॉसिबल पीक थी और दुश्मन उसको अपना फोर्ट बोलता था। सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम एज अ सिविलियन कभी भी बात करते हैं वॉर के बारे में या वॉर सिचुएशन के बारे में, तो जब एक बंदूक की गोली चलती है और आप इमेजिन करें कि वो आपके कान के पास से निकल गई, तो जो पेनेटाइज जो बोलते हैं उसको, वो सरसराहट जो होती है गोली चलने के बाद में, वो सरसराहट और उस तरीके के जो चैलेंजिंग अफेयर्स वहाँ बनते हैं वॉर सिचुएशन में, तो आप लोग वो सब कैसे मैनेज करते थे? वो हम जानना चाहते हैं, वो थॉट प्रोसेस हम लोग जानना चाहते हैं। गाइस वो भी एक तरीके का स्ट्रेस है। और आजकल की जो जनता है वो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को जानती नहीं है। बट आर्मी वाले इतने बड़े स्ट्रेस को अगर मैनेज कर सकते हैं तो हम लोग छोटे छोटे स्ट्रेस को तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बिल्कुल, और आपने सही बोला, वो जो लक्ष्य होता है और जिसमें रिस्क है, अगर आप आज एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से करो, क्या हो जाएगा आपके, हो सकता है एक मंथ के प्रॉफिट, क्वार्टर के प्रॉफिट कुछ डाउन हो जाए, कम हो जाए, मतलब व्हाट इज मैक्सिमम एट स्टेक, कि थोड़ा सा आपकी सैलरी ऊपर नीचे हो जाएगी, बोनस ऊपर नीचे हो जाएगा। बट वहां पे आप क्या फेस कर रहे हो कि कल आप होंगे या नहीं होंगे, और इस डर को हाउ डू यू मैनेज दिस रिस्क। एंड आपको इस रिस्क को 2 लेवल पे मैनेज करना होता है, करना आज के कॉर्पोरेट लीडर को भी है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो वॉर में उससे 100 टाइम्स है। तो पहला रिस्क है आपको क्या है कि आपको अपने दिल को मजबूत करना है कि मुझे ये स्टेप लेना है। उसके बाद आप अपने टीम में वो बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन देना है कि वो उस लक्ष्य की तरफ चले। तो हमने कैसे किया, मैं तो आपको अपना बता सकता हूं। ये जो आपने बोला कि अपने दिल को मजबूत करना और क्या नाम है जो होता है ना कि इस तरीके के डिसीजंस को लेना, आजकल के यूथ में ना कहीं वो एक सेटबैक है, एक तरीके से वो कर नहीं पाते। तो उसमें उसके लिए क्या मतलब कोई पर्टिकुलर आपकी मेंटल एक्सरसाइज होती है या किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा करने जाते हैं, उस समय जो आप डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन केवल उस समय के नहीं होते, वो आपकी फंडामेंटल लाइफ वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं कि आपने अपनी लाइफ के फंडामेंटल्स क्या वैल्यूज बनाई हुई हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या आपका करेक्टर है। आपका करेक्टर आपको डिफाइन करेगा कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे। यू विल फाइट और यू विल फ्लाइट, राइट। तो जब हमें ये कारगिल तो उस समय हो रहा था, लेकिन हम शायद अपने आप को प्रिपेयर जब से एकेडमी में जाते हैं तब से कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, जब हम एकेडमी से पास आउट होते हैं तो एक अंतिम पग होता है आईएमए से जब पकड़ते हैं, तो आईएमए जब अंतिम पग होता है तो एक चैटवुड मोटो होता है, एक शपथ ली जाती है। और वो शपथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये होती है कि इन एनी सर्कमस्टांसेस द ऑनर, द प्रेस्टीज एंड द safety of my country comes first always and every time. The honor, safety and welfare of my colleagues and my men whom I command comes next always and every time. My own safety, my own family, my own ease and comfort comes last always and every time. तो आपको क्लियर है कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है, क्योंकि देश ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जब अब मैं इसी चीज को कारगिल से जोड़ता हूं, जब हमें कारगिल में टोलो लिंक को फतेह करने का हुक्म मिला कि इस पे विजय प्राप्त करनी है, तो और हमने पूरी सिचुएशन को एनालिसिस किया, तो जीतने के चांसेस 1% भी नहीं थे। हर कुछ दुश्मन के था, और पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर होता है वो आपसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, राइट। टोलो लेक से टाइगर हिल तक का जो सफर था वो कितना चैलेंजिंग था, और प्लस टाइगर हिल एक बहुत ही बड़ी मुकाम था जिसको हासिल करने के लिए हमारे कई जवानों ने अपने आप को क्या नाम है दांव पे लगा दिया, वीर गति प्राप्त हुई और उन्होंने अपना जीवन जो है ना बलिदान कर दिया। तो उस मूवमेंट में आपके कुछ साथी भी रहे होंगे, तो क्या लगता है कि क्या नाम है वो मोमेंट आपके लिए कितना, क्या आज भी वो यादें आपके साथ हैं और कैसा वो मोमेंट रहा?
तो मैं आपको बताता हूँ, टोलोलिंग वो पीक थी जहाँ पे दुश्मन हमारे NH8 के बिल्कुल सामने तक आ गया था। तो टोलोलिंग सबसे आगे, आज भी जो वॉर मेमोरियल बना है आप उसके पीछे देखेंगे तो टोलोलिंग पीक है, और टाइगर हिल थोड़ा पीछे है। तो सबसे पहला लक्ष्य पूरी इंडियन आर्मी का था टोलोलिंग जीतना। जब हमें वो लक्ष्य मिला तो 4-5 अटैक उस पर सफल नहीं हो पाए थे। जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई, हमने एयरक्राफ्ट से भी अटैक करने की कोशिश की, उनके पास स्टिंजर्स मिसाइल थी, तो सफल नहीं हो पाया। तो जब हमें लक्ष्य मिला, एक तरफ तो हमारी स्ट्रेटेजिक तैयारी थी, लेकिन मैं आपको ये मनोस्थिति बात बताना चाहता हूं कि क्या आप सोचते हैं, कैसे आप रिस्क लेते हैं, कैसे आप करते हैं। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले मुझे स्ट्रांग होना है, राइट, एज ए लीडर मुझे स्ट्रांग होना है, और वो मैं स्ट्रांग तभी हो सकता हूं जब मैं इस चीज को हूं, अगर मैं आगे बढ़ूंगा और इवन डेथ कम्स माई वे, आई विल नॉट स्टॉप। तो हमने अपनी फैमिली को लेटर लिखा। और आर्मी में एक ट्रेडिशन होता है, जब आप बहुत डिफिकल्ट मिशन की तरफ जाते हैं जहां पे शायद आप वापस आए नहीं आए, बट आप भी अपनी फैमिली को कुछ बोलना चाहते हैं, आप उन्हें बताना चाहते हैं एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए चिल्ड्रन। तो हम सब ने, मैं था, मेरे साथ कैप्टन विक्रम बत्रा थे, कैप्टन विजन थापर थे, सारे यंग ऑफिसर्स जो लीड कर रहे थे, तो हम लोगों ने, मैंने और कैप्टन विजन ने साथ बैठ के लेटर लिखा था कि, और वो लेटर होता है लास्ट लेटर, उसको लिख के सील करके अपने बॉक्स में या जो भी हमारा बैग पीछे रहता है उसमें रख दिया जाता है, और उसमें लिखा होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ऑफिसर टू बी गिवन टू द फादर ऑफ द ऑफिसर, राइट। उसमें फादर का नाम होता है, फिर ऐसे एक लेटर मदर के नाम पे, एक वाइफ के नाम पे, अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चों। तो आप अपनी लास्ट फीलिंग, क्योंकि जब आप लड़ाई पे जाओगे तो आपको टाइम नहीं होगा कि आप क्या, आज उन्हें आप बता भी नहीं सकते कि आप एक इतने इंपॉर्टेंट अटैक के लिए जा रहे हो, बिकॉज इट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कल एक इतने बड़े मिशन के लिए जा रहा हूं जहां से शायद मैं वापस नहीं आऊं। तो इसलिए आप लेटर लिखते हैं, अगर आप वापस आते हैं तो आप इसको फाड़ते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप जिंदगी, आप एक चीज ऐसी जीत के आए हो जहां आपने मान के चला था कि शायद मैं नहीं जीतूं। और अगर आप नहीं आते तो वो लेटर आपके पेरेंट्स को मिलता है, जैसे मेरे साथी कैप्टन विजयन थापर थे, उनके पेरेंट्स को मिला था। फर्स्ट लाइन विल बी, व्हेन यू विल गेट दिस लेटर आई विल बी वॉचिंग यू फ्रॉम द स्काई, एंड if I become human again, I will again like to join the Indian Army, because this is what my purpose and what I will again and again go for my Lakshya. तो I've written to my wife कि हम तो कुछ दिन भी साथ नहीं रह पाए और ये मेरी ड्यूटी थी, और जैसा हमने सोचा था कि लाइफ हमें टेस्ट कर रही है, तो मुझे पता नहीं हम साथ रहेंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो तुम्हें दुख नहीं मनाना है, तुम्हें एक वीर नारी, क्योंकि तुम एक वीर पति के, तो इसलिए हम वीर नारी बोलते हैं जिनके पति वो होते हैं, तो तुम्हें एक वीर नारी की तरह वो साहस रखना है और उसको हमेशा अपने पति की वीर गति पे प्राउड होना है कि उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। तो हमने लेटर लिखा और फिर हम उस अटैक के लिए जाने से पहले हमने एक केसरिया बाना बांधा, जो इस बात का प्रतीक है कि या तो जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। राजपूतानों का ट्रेडिशन था बहुत पहले से, याद है आपको, जब वो मुगल से लड़ते थे और मुगल की आर्मी उनसे 20 गुनी ज़्यादा होती थी, तो वो केसरिया बाना पहन के लड़ते थे कि लड़ेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे या तो जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे, हार के नहीं आएंगे। तो हमने अपने हेलमेट के नीचे सबने केसरिया बाना पहना, और जाने से पहले हमने अपने सब जवानों को बुलाया सामने, एंड हमने उन्हें एक ही चीज़ बोली कि देखो, भाषण तो नेता लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, भाषण देना बहुत आसान है कि मैं पीछे बैठा हूं तुम आगे चल जाओ, बट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, your action speak louder than your words. What you do, your jawans, your team, your colleague will see that. They will never listen what you are saying. और ये हम कॉर्पोरेट में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं. We keep giving lectures and we think our team is listening to us. No, they are not. They are looking at what's your behavior, what's your attitude. तो हमने उन्हें बोला कि जो प्रिंसिपल होता है ट्रेनिंग का, तो हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है, ऑफिसर हमेशा, जो लीडर होता है, कोई भी ऑफिसर हो या जेसी हो, वो बीच में रहता है कमांड कंट्रोल के लिए, एक लेफ्ट से जा रहा है, एक राइट से जा रहा है। लेकिन ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये हमारे जीवन की एक सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में हम आगे से लीड करेंगे, और अगर पहली गोली आएगी तो हमें हिट करेगी, इससे पहले कि आपको हिट करे। मुझे नहीं पता हम बचेंगे, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, लेकिन हम सब प्रण करके जा रहे हैं कि अगर जीतेंगे नहीं तो वापस नहीं आएंगे, और हमें कुछ हो सकता है, कुछ घायल होंगे, कुछ नहीं रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा रिस्क एज ए लीडर लेगा। और अगर ये प्रिंसिपल आप कॉर्पोरेट में करें कि लीडर कम्स इन फ्रंट एंड से आई विल लीड द वे, आई विल शो यू द वे, यू सी हाउ द टीम विल कम। और उसने, आप मानेंगे नहीं, इट वॉज लाइक ए मिरेकल।
वो टीम जो देख चुकी थी कि 6 अटैक 5 अटैक हमने किए अब तक सफल नहीं हुए, दे बिकम लाइक टाइगर, और उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए हम टोलोलिंग फतेह करेंगे। और साहब सीओ साहब को बोला साहब सुबह की चाय टोलोलिंग के ऊपर पिएंगे। तो ये उनका जोश था, जुनून था, और ये तभी आता है जब उनका लीडर सबसे आगे चलेगा। तो ये तैयारी थी हमारी जब टोलोलिंग पे बहुत थी, लेकिन ये मैं एक आपको लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा हूं। और इसका 5% भी अगर हमारे कॉर्पोरेट लीडर यूज करें तो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ड्रोन्स आ चुके हैं, सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस हो रही है, थर्मल इमेजिंग अवेलेबल है। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ कारगिल वॉर के टाइम पर अवेलेबल होती, तो आपके हिसाब से जो लॉस हुआ हमारे कंट्री को, जो इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए उसमें, तो वो सिचुएशन कैसे और बेटर हो सकती थी? मतलब क्या होता है ऐसा कि अगर आज की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती तब कारगिल के समय पर? डेफिनेटली अगर इतनी टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स, आज इंडिया ड्रोन्स में वन ऑफ द टॉप कंट्री है जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे बहुत काम किया है। मेरे खुद के दोस्त हैं विंग कमांडर समीर जोशी, जिनकी खुद ड्रोन है, वो कटिंग एज ड्रोन उनकी कंपनी बनाती है। तो बहुत सारे लोग हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। फिर आपने अपनी मिसाइल की ताकत देखी। अगर कारगिल में ये होता तो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस था वो बहुत कम होता। इनफैक्ट कारगिल में तो हमें ये तक अलाउ नहीं किया था कि आप उनकी लाइन ऑफ जो एलओसी होती है उसको क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि एनिमी हमेशा ये बोल रहा था कि जो ये ऊपर बैठे हुए हैं ये आपके अपने टेररिस्ट हैं, आप जो भी करना है अपनी सीमाओं में करो। अगर आप पाकिस्तान के अंदर आए तो अगर आप हमारी सीमाओं में आओगे तो फुल फ्लैश वार। अब आप देखिए, अगर कोई टॉप पे बैठा हुआ है, अगर हम सीधे चढ़ेंगे तो सुसाइड मिशन है, कमांडो मिशन है, बहुत लॉस होगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम सीधे अटैक ना करें, हम जो 2 माउंटेन के बीच में पास होते हैं उसके थ्रू जाके उनको पीछे से उनकी सप्लाई लाइन काट दें और दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक करें। एक बार सप्लाई लाइन कट गई, वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करना था, एलओसी को क्रॉस करना था। गवर्नमेंट ने हमें ये परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने बोला अगर आपने एलओसी क्रॉस किया तो मैं न्यूक्लियर पावर हूं, तो मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा। जैसे आपने ऑप सिंदूर में भी देखा, पाकिस्तान बार बार इस चीज की धमकी दे रहा था। तो हमारे ऊपर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था, यूएस से था, सबके, भाई जो भी करना है आप अपनी सीमा में करें, आप लाइन ऑफ एलओसी क्रॉस ना करें। उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। इतने लोग शहीद हुए, मेरे भाई जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, उनको कोई उसको पूरा नहीं कर सकता उनकी कमी को। लेकिन हाँ, क्योंकि जो भी रेस्ट्रिक्शन में हम लड़े, जो भी सिचुएशन थी, हमें जीत तो हासिल करनी थी, चाहे उसके लिए हमें जो भी देना पड़ता। अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती और हम इतना डिसीजन लेते कि हम कट करेंगे, तो हमारे जो लॉस हुआ है वो बिल्कुल बहुत कम होता इससे। और आज जितनी भी हमारी जनता है देश की, वो ये जानती है कि पहले की गवर्नमेंट में और आज की गवर्नमेंट में कुछ तो डिफरेंस है। पहले की गवर्नमेंट कई हद तक रोकती थी, लेकिन आज की गवर्नमेंट ने आर्मी को एकदम फुल परमिशन दे रखी, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। क्या आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, उसके 2-3 फैक्टर्स हैं उसमें। पहली बात है कि जो इंडिया का स्टेटस पूरी दुनिया में था 25 साल पहले, आज वो बहुत फर्क हो गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की सेवा जरूरी नहीं है आप एक फौजी बन के चलो। इफ योर इंटेंट इज राइट, यू आर ए सोल्जर ऑफ द कंट्री। मतलब कैसे कर सकते हैं हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, राइट? वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करके अगर उसने एक कटिंग एज ड्रोन बनाया है, तो वो आज आपकी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा और आप कितने जवानों की लाइफ बचा सकता है, राइट? आपने ब्रह्मोस मिसाइल पे काम हो रहा है, आपके SU-400 जिस पे काम हुआ था, जो रशिया से हमारा जॉइंट वेंचर जो हम कर रहे हैं अपना, हमने टोटल एयर डिफेंस का जो हमने एक अम्ब्रेला बनाया, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जिसको बोलते हैं। और बहुत सारे तरीके, मतलब मैं बात करूंगा कि एज ए सिविलियन भी आप क्या कर सकते हैं फौज के लिए या देश के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी उस समय होती तो डेफिनेटली बहुत हमें हेल्प करती। और जैसे इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, हम लोग फाइनेंशियली नाउ ए मच बेटर इकोनॉमी, राइट? सो गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और गवर्नमेंट ने आज की डेट में ये बोला है, क्योंकि पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, टू कट इंडिया बाय थाउजेंड्स, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान की आर्मी में हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस इंडियन आर्मी से लड़ सके, इसलिए उन्होंने जो डॉक्ट्राइन है उनका, वो पाकिस्तान आर्मी का है, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। मतलब
छोटे छोटे आतंकवादी हमले करो, इधर अटैक कर दो, इधर ड्रोन फेंक दो, इधर ये कर दो, जिससे कि आप उन्हें इरिटेट करते रहो, उनको इकनॉमी को सामने ना हो, टूरिज्म ना बढ़े। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है और कभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन टेररिस्ट को पकड़ते रहोगे उनका कुछ नहीं होगा। वो तो टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में है, वो 20 लोग भेजेंगे इन्फिल्ट्रेट करके, आपने उन्हें मार भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 लोग फिर आ जाएंगे। तो अगर इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो आपको हिट करना पड़ेगा जहां पे इसका रूट कॉज है, जहां फैक्ट्री चल रही है। बट पाकिस्तान का अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है बलूचिस्तान को। वो पाकिस्तान को क्या नाम है कहीं ना कहीं सेपरेट कराना चाहती है। तो मतलब क्या लगता है कि ये क्या देशों की ऐसी पॉलिसी होती है कि एक दूसरे को करें? इंडिया की ये अगर आप बांग्लादेश का भी देखें, हमने बांग्लादेश को अलग नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार ने उस समय के जो बांग्लादेश था उन पे इतने अत्याचार किए, ह्यूमन राइट्स अपने देश में। अगर आप मैं उसके बात करूं तो वो आप उसको जर्मनी से जो उनके कंसंट्रेशन कैंप होते हैं उससे कर सकते हैं। लोगों को गोली मार दी गई, विमेंस को निकाल के घरों से, जो भी कुछ किया गया वो ह्यूमन लिमिट्स को पार करने वाला था। इसलिए अभी जो बालूचिस्तान की स्थिति, अगर आपको पता हो, बालूचिस्तान इनिशियल पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 1948 में उस पर कैप्चर कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में अगर माने तो आप एक अलग अलग है, पंजाबी, सिंधी, बालूचिस्तान, खैबर पख्तून। बालूचिस्तान को वो लोग दूसरे दर्जे का वो मानते हैं और उनको कोई राइट्स नहीं है। उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ऐसे अत्याचार करती है जैसे किसी दूसरे देश के लोगों। तो कब तक ये अत्याचार सहेंगे, इसलिए उनके लोगों ने बलूच आर्मी और BLA वगैरह बनाए हुए जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर वो इंडिया से इसलिए सपोर्ट मांगते हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसे कोई ट्रीटी नहीं है या हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम पाकिस्तान के टुकड़े, पाकिस्तान तो उस कगार पे खुद आ गया है कि वो आज नहीं तो कल 4 टुकड़ों में बंटने ही वाला है। वो उनकी अपनी पॉलिसी है। जी तो सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि आज के समय में हमने काफ़ी सारी बातचीत की आर्मी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आर्मी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और मिथ्स कुछ इस तरीके के हैं जो सिविलियन लाइफ में तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और उस लेस नॉलेज की वजह से वो कुछ मिथ्स अपने दिमाग में फॉर्म कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप क्लियर आउट करना चाहेंगे आज के इस एपिसोड में हमारे कोई ऑडियंस के लिए? हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, जैसे मैं अपने सिविलियन दोस्तों से बात करता हूँ, जैसे आपने भी बोला, तो एक तो उन्हें केवल वो चीज़ दिखती है कि ऑपरेशन हुआ जो मीडिया रिपोर्ट करता है। उनके लिए आर्मी का जानने का सोर्स क्या है, वही है जो मीडिया रिपोर्ट करता है। जैसे आपने ऑप सिंदूर में देखा, या इससे पहले अगर आपको याद होगा बरखा दत्त और बहुत सारे रिपोर्टर थे जिन्होंने कारगिल की रिपोर्टिंग करी, या कुछ आप वॉर मूवीज़ देखते हो, राइट। तो वो मुश्किल से 2% सीन है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उस अटैक के लिए जो जवान और अफसर आगे जा रहे हैं उनको उस स्टेट में कैसे आप आए हैं, राइट। व्हाट लेसन यू हैव लर्न, हाउ द ट्रेनिंग इज टेकिंग प्लेस। सेकंड, व्हाट सेक्रीफाइस दे आर मेकिंग। आई थिंक यू नो दैट पार्ट, जो सेक्रीफाइस है जो आर्मी की जवान, नॉट ओनली जवान, ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज एवरी डे वो सेक्रीफाइस कर रही है। मुझे लगता है सोसाइटी में उसका रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या है। हमें तो बस वो एक ऑफिसर या जवान दिखता है जो लड़ने जा रहा है और हमें लगता है तो उसकी ड्यूटी है। बट आप एक चीज याद रखिए, आ कंट्री विल रिमेन फ्री टिल द टाइम इट इज द लैंड ऑफ ब्रेव। क्योंकि जो मेरी मदर आज से 25 साल पहले मुझसे कह रही थी कि तुम्ही को आगे क्यों जाना है, वो हर मदर बोल सकती है, तो आप ही क्यों जाना है। हर किसी के पास एवेन्यू मौजूद है, वो क्यों अपनी जान खतरे में डालेगा। लेकिन अगर हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो किसी ना किसी को वो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, क्योंकि जो आज somebody is giving his today for our tomorrow, right? So और हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई भी देश इकोनॉमिकली तभी प्रॉस्परस हो सकता है जब वो स्ट्रांग हो मिलिट्रिकली। नहीं तो आप देखिए, हम एक पहले भी एक राष्ट्र थे, भारत एक राष्ट्र था, लेकिन छोटे छोटे राजा थे, अपने अलग अलग था, तो हमारे पास शक्ति नहीं थी। तो क्या हुआ, कुछ लुटेरों ने जो मंगोलिया से आए, अफगानिस्तान से आए, उन लोगों ने कितना कहर बरसाया, कितनी अत्याचार किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एज ए नेशन हमें एक नहीं थे और हमारे पास वो शक्ति नहीं थी। तो अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, आपको एक राष्ट्र बनना है जहां पे आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम हो, आप जो चाहें कर सको। आपको पता है आज मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, कल मैं वापस आऊंगा अपनी फैमिली के पास, शाम को वापस आ सकता हूं,
ये बिलीफ होना तभी है जब आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको पता है कि कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। क्या ऐसा भी मिथ है कि आर्मी के जो लोग हैं वो एंजॉय नहीं करते? क्योंकि कई हमारी ऑडियंस को ऐसा भी लगता है कि आर्मी के लोग एंजॉय नहीं करते, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्या इस पे अगर आप कुछ तो मुझे लगता है जितना आर्मी के लोग एंजॉय करते हैं शायद कोई एंजॉय नहीं करते। और मैं आप एक छोटा सा एपिसोड भी आपको बताता हूँ जो कि शायद मैंने बहुत जगह शेयर नहीं करा है। जब हमने टोलो लिंक पे विजय हासिल की तो हमारी जो कमांडो टीम थी, जो लोग थे, हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। हम लोग 5-6 लोग थे जिनके गोलियां लगी थी, कुछ लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। और पाकिस्तान उस अटैक से इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने इतनी गोलाबारी करी जो हमारी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया हम खाना पानी कुछ नहीं लेके चलते, हम केवल गोली बारूद लेके कमांडो टीम जाती है जो अटैक करती है। जब वो जीत लेते हैं तब बाकी टीम उनका रिप्लेनिशमेंट, फूड, वाटर, मेडिकल सब लेके आती है। तो वो टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब सिचुएशन ये हो गई थी कि हम 2 दिन से लगातार लड़ रहे थे। हम वहाँ पहुँच तो गए लेकिन 8 जवान ऐसे जिनके गोलियाँ लगी हुई हैं, 2 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं है। पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पूरी बारूद से ढक चुकी है, तो आप इवन पानी भी पीना है तो आपको 1 फीट खोद के उस आइस को सक करना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी वीक पड़ती जा रही है और पाकिस्तान का काउंटर अटैक आपके ऊपर आने वाला है। तो क्या करेंगे हम ऐसे में? तो जब हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, हम सोच रहे थे कि अब हम कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि पाकिस्तान का काउंटर अटैक आएगा, आगे हमारी फौज बढ़ नहीं पा रही है जो हमारे लिए रिप्लेसमेंट। तो हमने सोचा कि यार पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे थे इतने महीने से, इनका कुछ खाना तो कहीं बनाते होंगे ना, किचन तो कहीं होगा। चारों तरफ हमने देखा, हमें कहीं किचन वगैरह दिखाई नहीं दिया। फिर हमने जब और ध्यान से देखना शुरू किया तो जैसे इंडिया ऐसे था और हम यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद एक वैली थी, फिर दूसरा पहाड़ था जिस पे अभी भी पाकिस्तान के लोग बैठे थे। ये पहाड़ हमने कैप्चर कर लिया था। जब हमने बीच में वैली में देखा तो वहाँ पे एक हट टाइप का स्ट्रक्चर बना था और हम अपनी आर्मी ट्रेनिंग से समझ गए कि वो ही किचन के लिए सबसे अच्छा स्थान है। क्यों? क्योंकि 2 के बीच में प्रोटेक्टेड जगह पे है और आप वहाँ से खाना खा के आ जाइए, खाना आ सकता है। लेकिन सिचुएशन यह थी, अब इस पहाड़ पे हम बैठे, इस पे पाकिस्तानी है, वो नीचे, जैसे ही हम जाएंगे वो गोलीबारी करेंगे। लेकिन हमने कहा यार भूखे नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे और खा के मरेंगे, तो पाकिस्तान के किचन पे अटैक करो और अगली पार्टी पाकिस्तान के किचन की होगी, ठीक है? तो लेकिन ऑब्वियसली सबको नहीं ले जा सकते थे, तो मैं और मेरे साथ एक जवान थे, हम लोगों ने 2 लोगों ने खाली पिट्ठू झोला होता है जो पीछे डाला और हमने करनी माता की जय, राजा रामचंद्र की जय करते हुए दौड़ लगा दी नीचे। और पाकिस्तान सामने बैठे सोच रहा है ये 2 लोग कैसे अटैक करने आ रहे हैं, कि ये पूरे मतलब आर दे मैट कि 2 ही लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग नीचे जा रहे थे, बाकी सब वहीं बैठे थे। उन्होंने रियलाइज नहीं किया था कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाय द टाइम वो करते और डाउन हिल था, हम नीचे तो पहुंच गए। और आप मानेंगे जब अंदर पहुंचे ना तो उसके अंदर बिल्कुल बिरयानी बनी रखी थी, खीर बनी रखी थी, ड्राई फ्रूट्स थे, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हम फिर उस अटैक को रिपल्स कर देंगे और हम पार्टी करेंगे। बट हमने कहा दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, आज तो ये जो पार्टी है ये इंडियन सोल्जर्स करेंगे। बस मुसीबत यही थी उनको ऊपर कैसे लेके जाएं, क्योंकि नाउ दे वर रेडी विद देयर राइफल। तो हमने ऊपर से इन लोगों को बोला कि आप अपनी राइफल से उनके सामने फायरिंग करो उनके ऊपर, जिससे वो खुलेआम ना ले सके। और हम थोड़े से स्मोक बम लेके गए थे क्योंकि हमें पता था, और वो स्मोक बम को हम चारों तरफ फेंकते हुए जिससे कि वो हमारे ऊपर टारगेट ना ले सके, और भारत माता की जय करते हुए हमने वो अपहिल चढ़ाई जिसमें और पूरा खाना लाद के शुरू करी। और खैर लक था, मैं कहूँगा 100 करोड़ इंडियन का आशीर्वाद था, हम ऊपर तक पहुँचे। और वो जो पार्टी थी वो शायद उतना लेविश पार्टी मैंने आज तक, चाहे कोई बेस्ट 5 स्टार हो या कुछ भी हो, कभी वो खाने का जो स्वाद था वो नहीं करी। और पाकिस्तान खाने पे तो हम लोगों को पता है कि हमारी लाइफ पता नहीं अगले पल है या नहीं, तो हम हमेशा विश्वास करते हैं आज जीने में और हर पल को यूज़ करते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सर एक मिथ और है जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप क्लियर करें। लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जो सोल्जर्स हैं वो खड़े खड़े सोते हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? What do you feel? What do you say? सच्चाई है, ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और इसकी ट्रेनिंग तो हमें एनडीए से ही मिल जाती है, क्योंकि हमें जब एनडीए में हमारी क्लासेस होती थी, लेकिन जब तक हम क्लासेस में पहुंचते थे हमारे 5 घंटे का हम 16 किलोमीटर दौड़ के पीटी ड्रिल करके हमारी हालत ऐसी हो रही होती थी कि हमारी आंखें अपने आप बंद हो रही होती थी। तो हमारे इंस्ट्रक्टर कभी कभी हमें खड़ा कर देते थे, तो लोग एक्सपर्ट हो गए थे खड़े खड़े सोने में
क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो स्लोली आदत बन जाती है। हम लोग जब मिशंस में होते हैं, हमें टाइम तो होता नहीं है। जब हम मान लीजिए जोंगा में बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम नींद वैसे पूरी करते हैं। अगर एक जना ड्यूटी दे रहा है, दूसरा जना साइड में जाएगा, वो कर गया, तो हम अपनी बॉडी का रेस्ट एक्लिमेटाइज कर देते हैं कि किसी भी तरह हम हर सिचुएशन में रेस्ट दें और अगला अटैक करें। तो ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। खड़े खड़े मैं तो आपको ऐसे भी लोग दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल हैंड्स डाउन करके अपसाइड टर्न करके भी सो जाते हैं। तो दैट्स हाउ दिस इज द लाइफ इज। एंड सर, व्हाट इज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन जो आपसे किसी सिविलियन ने पूछा हो और आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये तो मतलब लगता है कि पूछना नहीं भी चाहिए था। तो व्हाट इज दैट वियर्ड क्वेश्चन? तो वियर्ड क्वेश्चन हम कभी ये जवाब नहीं देते हैं कि जब हम लड़ाई में जाते हैं तो हमने कितने लोगों को मारा, राइट? ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। और कई बार जब रिपोर्टर्स आते हैं वो हमेशा सर आपने कितने लोगों को मारा क्या, तो हम कभी भी देखिए, एज ए आर्मी ऑफिसर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ अभी मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, जो आर्मी की जर्नी है, लीडरशिप है, और मुझे लगता है आर्मी में इतना कुछ सीखने के लिए है। आप अगर आप अपना मैनेजमेंट देखिए कहाँ से आया है, ये सब हमने यूएस से मैनेजमेंट लिया। यूएस में मैनेजमेंट कहाँ से बना है? उनके जो आर्मी के जनरल्स थे उन्होंने आके आर्मी के प्रिंसिपल को सिविल में डाला और वही मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आया। आज जैसे मैंने अपनी लाइफ में मैंने एफएमएस किया आर्मी से बाहर आने के बाद, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट विद एफएमएस दिल्ली। मैं मिशिगन गया अपने टॉप मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, लीडरशिप कोर्स करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं, आईएम से किया, आईएसबी से मैंने इंटरनेशनल कोर्स किए हुए हैं। ये सब एक थ्योरेटिकल कोर्स है। हाँ, वो आपको एक थ्योरी बताएंगे, आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन जो भी आज मेरा लीडरशिप स्टाइल है वो लर्निंग है। वो मुझे मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, जब लाइफ और डेथ के बीच में एक पल का फासला था, जब आप -28 डिग्री पे ऑपरेट कर रहे हैं और नहीं पता कि अगला कदम आपका लाइफ है या डेथ है, वो लर्निंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी, वो बिगेस्ट लर्निंग है। चाहे वो लीडरशिप की हो, चाहे वो टीम वर्क की हो, चाहे वो पर्पस की हो, या वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हो। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं इस चीज़ का कभी जवाब नहीं दूंगा कि कारगिल की लड़ाई में कितने लोगों को मैंने मारा, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट विल अ प्रेरोगेटिव ऑफ आर्मी एंड विल रिमेन देयर। तो ये कुछ वियर्ड क्वेश्चन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हाँ, ये इस तरह के। सर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो अभी बहुत सारे ऑपरेशंस रिसेंटली भी हुए हैं, और ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? आप अपने व्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ओनली कि आपके क्या व्यूज़ हैं उस ऑपरेशन को लेकर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमें क्यों करना पड़ा, सबसे बड़ी बात तो जनता को ये समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पाकिस्तान की पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, तो क्या करते हैं, टेररिज्म उनका एक बहुत बड़ा वेपन है, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो वो उन टेररिस्ट को हार्बर करते हैं पाकिस्तान में। अगर आप देखें, लश्कर ए तोयबा से लेके सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सब पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज लाइक अ टेरर फैक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड। 80% टेररिस्ट पाकिस्तान से निकल के जाते हैं। इवन अभी क्या नाम है, रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा भी था कि जो हमारे ही एक फॉरेन ऑफिसर हैं जिन्होंने वो फोटोग्राफ दिखाई थी जिसके हाफिज सईद आगे खड़े थे, और उसके पीछे जो था पाकिस्तान आर्मी खड़ी थी और प्राइम मिनिस्टर भी खड़े थे। तो क्या नाम है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है किसी देश को मतलब नुकसान पहुंचाना। वो अपने आप में ही शायद अंदर भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई देश ऐसा क्यों करेगा कि किसी पे बिना वजह हमला कराना, या फिर क्या नाम है उस देश की लोगों को क्या नाम है हर्ट करना, उन्हें मारना, उनको क्या नाम है जो है बहुत ज़्यादा उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना, वो क्यों करता है? पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो हेट ऑफ इंडिया ही है। और कश्मीर कश्मीर को हमें गजबाए हिंद जिसको वो बोलते हैं कि पूरे हिंद को हमें कैप्चर करना है और कश्मीर को हमें किसी तरीके से लेना है। दूसरा, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, बिल्कुल ही पाकिस्तान अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कगार पे। अगर आप उनकी इकनॉमी देखिए तो आज उनका इंटरनेशनल लोन के बिना पाकिस्तान एक महीने नहीं चल सकता। हर महीने वो भीख मांगते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से। और वेपन और ये जो टेररिज्म है, उन्होंने इसको एक अपना हथियार बना रखा है। तो वो क्या करते हैं कि टेररिज्म हो रहा है, फिर यूएस से बोलेंगे मुझे इन टेररिस्ट को लड़ने के लिए पैसे दीजिए,
आप अफगानिस्तान टाइम से देखिए, पाकिस्तान की तरह उन्होंने अमेरिका से थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें जो रशिया जिसने उस समय अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ था, हमें उनके अगेंस्ट टेररिस्ट भेजने हैं। और ये जो सारे टेररिस्ट हैं ये उस समय के जन्म में हुए जो तैयार किए गए थे रशिया अमेरिकन मनी से। तो ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी अगर आप देखें तो कि जब मिलिटेंट्स आए, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, उनको मारा गया, तो ऐसी क्या चूक हुई कि जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कहाँ एक्चुअली में जो ये मिलिटेंट्स है वो आ गए हैं, हमारे लोगों को मार मार दिया इन्होंने। और उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स एक आंसर देना तो बनता ही था, लेकिन क्या लगता है कि अगर स्टार्टिंग का एक पॉइंट अगर पता लगता तो शायद हम इस सिचुएशन को होने ही ना देते। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी कि शायद हम उस चीज़ को पहले ही फेल करते। बट अगर आप एक टेररिस्ट के माइंडसेट से देखेंगे तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, लाइक इतना बड़ा इंडिया है, हमें 140 करोड़ लोगों को बचाना है, हर जगह इंटेलिजेंस रखनी है। लेकिन टेररिस्ट का क्या काम है, उन 140 करोड़ लोगों में या इतने बड़े एरिया में 32,000 लाख स्क्वायर फीट में आपको कहीं पे भी एक जगह अगर आपको बंदूक मिल जाए, आपको जस्ट गोलियां चला देनी है, क्योंकि आपको अपने मरने का तो डर है ही नहीं। आपके मन में बिलीफ है कि आप मरोगे तो आपको जन्नत मिलेगी और 72 हूर मिलेंगी, तो आपके मन में वो भर दिया गया है, तो उसको अपनी मृत्यु का डर नहीं है। जिसको मरने का डर नहीं है उसको क्या करना है कि कोई भी वेपन लेके गोलियां चला देनी है, कोई भी मरे। तो हर जगह को आइडेंटिफाई करके उसको विफल करना, हम 1000 में से 9,900 अटैक उनके विफल कर देते हैं, लेकिन एक अगर वो सफल हो गए तो वही उनकी कहानी बन जाती है। और जो ये जगह थी वो काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे, क्योंकि ये जो वाला जो जहाँ पे पहलगांव में ये जगह हुई, वहाँ पे ये एक ऑफिशियली टूरिस्ट प्लेस नहीं था और आर्मी के हिसाब से यहाँ पे लोगों को नहीं ले जाना था। लेकिन क्योंकि टूरिज्म चलने लगा था तो जो ऑपरेटर्स होटल वाले वो अपने आप ले जाते थे, और समाव वो थोड़ा इंटेलिजेंस की भी चूक थी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पूरे भारत में आप ये हमेशा हर पल 24/7 360 डेज इंश्योर नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक बम कहीं ना कहीं फोड़ ही सकता है। तो उसका जवाब एक ही कि अब आप रूट कॉज से उसे मारिए। उन्होंने पहले हमारे ऊपर उरी में अटैक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने लिमिटेड जवाब दिया, फिर भी वो नहीं संभले, फिर हमला हुआ, फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करी, हमने और अंदर घुस के मारा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं समझा और उसने ये पहलगांव किया। पूरी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में बैठ के हुई और उन्हें पता था कि हम इन 5-10 लोगों को मार देंगे, क्या होगा, वो और लोगों को भेज देंगे। तो इसलिए ये जवाब देना जरूरी था कि अगर तुमने हमारे घर में घुस के हमारे निहत्थे और निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला किया, या तो हिम्मत है तो फाइट करो, सामने आर्मी से करो, बट वो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। वो डरपोक है, जैसे इंडियन आर्मी सामने आती है वो भागने लगते हैं, वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो छुप छुप के हमला किया। तो ये जवाब देना इस समय जरूरी था, क्योंकि आज के आप देखिए इंडिया एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन हर किसी को अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो हर किसी के मन में आएगा कि यार ये लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, इनके लोग ब्रेन वाइज तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन क्या एक सिक्योर एनवायरनमेंट है? तो हमें जवाब देना जरूरी होता है कई बार ऐसे रोग लेगेशन के लिए। और इसीलिए हमने देखिए पहला हमने केवल टेररिस्ट पे किया, हमने पाकिस्तान आर्मी और सिविलियन को कभी टच नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने जब जवाब दिया तब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए, और केवल हमने पहली बार जो इनके कैंप थे जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तोयबा, उनको हिट किया। और वो हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, अगर यहाँ पे अटैक होगा तो हम रूट कॉज जो आपका कैंप्स हैं जहाँ पे भी पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को दे रहा है, हम जाएंगे और हिट करेंगे। तो मैसेज बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये तो एक इंडिया की एक ऑनर है हमारे लिए कि हम इस तरह का जवाब दे पाए। एक स्ट्रांग राष्ट्र को जवाब देना चाहिए। सर, जो आपकी प्रेजेंस है लोगों को बहुत मोटिवेट करती है, जब आप बोलते हैं तो एकदम स्पेल बाउंड हो जाती है ऑडियंस। कौन से आपके हिसाब से ऐसे मिलिट्री प्रिंसिपल्स हैं जो कि अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में जो भी बिजनेस कॉर्पोरेट्स में चल रहे हैं उनमें अगर हम यूज़ करें तो वो बिजनेस ग्रो कर सकता है? तो एक तो मुझे सबसे 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट में मुझे लगता है लोग इंडिविजुअल बहुत काम करते हैं, लाइक इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल बोनस होता है, और हमने कल्चर भी कुछ ऐसा बना रखा है कि हर आदमी अपने कुलीग को कट थ्रोट कंपटीशन जो कहता है ना कि उसके ऊपर पैर रख के मैं बढ़ूंगा। नाउ आर्मी में प्रिंसिपल इज डिफरेंट। आर्मी में इफ योर यूनिट हैज नॉट विन एंड यू हैव बिकम ए फन्ने खा और यू हैव बिकम सुपर हीरो, डज नॉट मैटर। आपकी यूनिट हार गई तो आप सब बेकार है। सो योर टीम गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर इंडिविजुअल गोल।
Now, how do you bring this concept into corporate life? That's a very important thing, right? Because then your mindset, the culture of the organization, आपको वहां से काम करना पड़ेगा कि culture of the organization need to change, where they say we all need to work for the organizational goal first. जैसे जब हम शपथ लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि मैं 100 लोगों को मार दूंगा, हम शपथ लेते हैं मेरा राष्ट्र सब प्रथम आएगा, राइट? उस टीम गोल में आपका जो भी काम है, ऑर्गेनाइजेशन गोल में या जो भी हम जैसे नेशन गोल की बात कर रहे हैं, आपका कोई भी पार्ट हो चुका है, लेकिन वो सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन को पहले जिताते हैं, तब आपका नेक्स्ट लेवल आता है. तो वन इज जो कॉर्पोरेट, आई थिंक दे कैन इमेंसली लर्न हाउ वी वर्क टुगेदर एज ए टीम एंड हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग अप, राइट? दे आर लाइक ब्रदर्स. वी आर लाइक व्हेन वी डू फायर एंड मूव टेक्निक, वी नो अगर उसने सही टाइम पे फायर नहीं करा और मैं मूव कर रहा हूं, आई विल डाई. But still, he has got this unflinching trust on his friend, on his comrade, that he will do at the cost of his life. You know what we say? When we make attack, we say we will not leave you behind. Matlab, we are soldiers, we may die. But even if you die in line of duty, I will get you back. मैं चाहे मेरी जान खतरे में हो, हम उस बॉडी को किसी भी कीमत पे लाते हैं जिससे उसको उसका अंतिम सम्मान तिरंगे में लपेट के जो उसको शहादत मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलनी चाहिए, वो मिले, चाहे उसके लिए हमारी कैजुअल्टी हो. और ये कारगिल युद्ध में भी हमने किया था. दुश्मन गोलियां चला रहे थे, बट हमने अपने जवानों, अपने ऑफिसर जिन्होंने शहादत, जिन्होंने वीरगति की, उनको हम लाए और उनको वो सम्मान दिया. तो ये सेकंड इज लीडरशिप. इमेंस थिंग इज लीडरशिप. वी हैव बिकम लाइक ए टोटल अ मैनेजमेंट पर्सन. व्हाट डज इट मीन बाय मैनेजमेंट? वी आर जस्ट मैनेजिंग थिंग. But change does not come from management. Transformation does not come from management. And today in organization, right? And I've been working corporate for more than 20 years in top leadership position. If you want to bring a transformation, if you want to bring a change, and which is the required in this condition, right? The way technology is changing, the way your ecosystem is changing, AI is changing everything. Change can come with a true leadership. And how do you bring that true leadership within your cadre? You know, you bring them together, you give them the right value, and then they lead the right organization. So these are the few principles which can change the organization, which can change the outcome which that organization is making. बट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स कॉर्पोरेट के अंदर वो जो ब्रदरहुड है, जो आर्मी में देखने को मिलता है, एंड एज यू सेड कि वी विल नॉट लीव यू बिहाइंड अस. तो व्हेन इट कम्स टू कि कोई जब अवार्ड, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन की बारी आती है, तो बॉस हमेशा आगे आ जाते हैं. एंड जब बात आती है कि अब हडल आ गई है, तो हडल में सारे के सारे जितने भी टीममेट्स होते हैं वो खड़े ज़्यादा पहले होते हैं. उस चीज़ के उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं? और मतलब एक लीडर का बॉस वाला रोल ना होके लीडर वाला जो रोल है, वो कैसे अपनी टीम को मतलब एहसास दिला सकता है कि दैट आई एम विद यू? मतलब अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हो तो उसमें. पहला तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब हम टोलोलिंग के अटैक के लिए जा रहे थे, तो योर एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड. सो डिफिकल्ट सिचुएशन थी. हु विल टेक द रिस्क? अगर मैं अपने एक जवान को रखूंगा, वो यही सोचेगा कि मेरा लीडर तो पीछे है, मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, राइट? तो वो तो एक नेता भी बोल देगा कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हूं. वो पीछे मुड़ के सबसे पहले चला जाएगा. तो एक मिलिट्री लीडर में क्या फर्क है? जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन देखता है, वो सबसे पहले आगे आ जाएगा और बोलेगा आई विल टेक द मैक्सिमम रिस्क. सेकेंड थिंग, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. जब हमने 0.514 जीतो ये टोलोलिंग, फिर 0.154 जीता, उसके बाद हम नीचे आए, तो पूरे देश का मीडिया बात करना चाहता था, राइट? तो कमांडिंग ऑफिसर जो लीडर है, आइडली उसको सामने आना चाहिए. लेकिन व्हेन वी से, व्हेन यू हैव टू गिव द अवार्ड, यू हैव टू गिव ए रिकॉग्निशन, योर जूनियर मोस्ट पर्सन शुड कम इन फ्रंट. एंड व्हेन यू हैव टू टेक द ब्लेम फॉर समथिंग, जैसे वो हुए, द लीडर शुड कम एंड से आई टेक द ब्लेम बिकॉज दिस इज माई टीम. पीछे कुछ भी हो, वो उन लोगों को कुछ भी डांटे करे, बट सबके सामने. तो कर्नल वाई के जोशी जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला जूनियर मोस्ट ऑफिसर कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा. कैप्टन विक्रम बत्रा आगे जाओ और बात करो. आप सबको वो याद होगा जब बरखा दत्त ने पूछा, हम सब लोग साथ थे, तो उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक मोर? सो ही से ये दिल मांगे मोर, राइट? सो वो केवल एक कैप्टन विक्रम बत्रा एक एग्जाम्पल है, बट आर्मी का हर ऑफिसर, हर लीडर एक ऐसा है जो अपने यंगस्टर को बोलता है कि अब आपको
रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपने लीड किया, आप बात करो। नहीं तो हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने आ जाते, कमांडिंग ऑफिसर सामने आ जाते। सो ये जो कल्चर है कि जब अवार्ड लेना है तो लीडर सामने आएगा, जब वो सामने आता है तो टीम ने गलती करी है उनके ऊपर, इट हैज़ टू चेंज। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। और मैं सबसे बड़ी बात आज कॉर्पोरेट में यही बोलना चाहता हूं, वी आर in crisis of leadership. We don't see any leadership. And if you want to learn a real leadership, please learn from our Indian Army. We don't have to look even the Western Army. There are thousands of examples, live examples, which you can correlate. And even if you can bring 10% of this leadership, you will see your organization changing. And become, आप देखिए सेम डोमेन में, सेम इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, कंज्यूमर दोनों के सेम है. वाई somebody is at this level, why somebody at this? Because it's the people who are driving, it's the culture which you have built, leadership and the teamwork. These are the only 4 or 5 things which make so much of a difference between a winner and a loser, despite having everything same. तो सर अभी बहुत सारे हमारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का बड़े अच्छे से रिप्लाई किया. तो एक रैपिड फायर राउंड में आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि रैपिड और फायर दोनों ही चीज़ें, तो आपके तो मतलब ही चीज़ आ गई है बिल्कुल. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस, और आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाए हुए आपको टॉप ऑफ हेड रिप्लाई करने हैं बस पे की. तो ये रैपिड फायर हम स्टार्ट कर रहे हैं. ग्रेनेड और ग्रेनेड शेप्ड लड्डू. ग्रेनेड, ओके. बुलेट्स और दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक. Bullets I will face anytime, much better than the traffic. ओके. कैंटीन के समोसे या फिर 5 स्टार के डिमसम्स. कैंटीन के समोसे एनी टाइम. दैट्स अ टीम बॉन्डिंग ऑल्सो. हमारी ऑल चाय पे चर्चा समोसों के साथ ही होती थी. वंडरफुल. अरिजीत सिंह और मोहम्मद रफ़ी. मोहम्मद रफ़ी माय फेवरेट. सो बहुत सारे हमारे क्लासिक सॉन्ग सुनने वाले होंगे, तो आप सर के लिए जो भी बेस्ट आपका एक इंस्पिरेशन है या फिर आप कुछ वर्ड सीखना चाहते हैं तो मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग्स के लिरिक्स के तौर पर लिख दीजिए. सर जो आज की जो जनरेशन है कुछ एक डिफरेंट लिंगो यूज़ करती है, तो मैं अभी आप तो जो अप टू डेटेड ज्ञान है वो इसमें चेक करना चाहूँगा सर. गुस्ताखी माफ़ है मेरी ही है, गुस्ताखी माफ़ हो. बट एक वर्ड है रिस. तो अगर कोई बोले दैट यू हैव गॉट रिस, तो आप क्या समझेंगे सेंटेंस से? आपके हिसाब से क्या होगा? आई हैव गॉट नो आइडिया. ओके. सो जस्ट आई एम एडिंग टू द इंफॉर्मेशन सर कि रिस का मतलब है कि आपका कैरिज्मा क्या है, लाइक हाउ कैरिज्मेटिक यू आर, सो दैट इज द रिस. ओके. एंड इफ समबडी सेज चेक आउट माय ड्रिप, सो ये जो सेंटेंस है आपको क्या क्या Check out my drip. यस, चेक आउट माय ड्रिप. यस. आई एम क्लूलेस एंड आई एम सो सॉरी. आई एम नॉट अपडेटेड एज पर द न्यू जनरेशन. चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रिप का मतलब कि आपने क्या पहना है, कि आपने किस तरीके की कपड़े पहने. यस, योर ड्रेस अप, योर गेट अप, हाउ इट्स लुकिंग. सो समबडी से चेक आउट माय ड्रिप, सो दे वांट यू टू चेक द यस योर अपीयरेंस, कैसे लग रहे हो आप उसमें. एक नया वर्ड आया है बसिन. बसिन से आप क्या समझते हैं? ओके. तो ये मैं सर आपको नहीं बताऊंगा. ये सॉर्ट ऑफ आप एक बार पूछे कि आपके जो बच्चे हैं उनको पता है कि मैं बता, और ऑडियंस में जो हमारे जितने भी लोग हैं ये उनके लिए भी है कि आपको कमेंट में टाइप करना है कि बसिन का मतलब क्या है. तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा सीरियस तो जैसे मुझे तो एक दो वर्ड ऐसे याद थे कि लिट दिवाली और लिट पार्टी. सो लिट, सो ओनली थिंग आई रिमेंबर लिट इज लाइक अ हैपनिंग थिंग विच इज आई रिमेंबर वन ऑफ दिस लिंगो, बट यस नॉट मच. राइट. सो यस, दिस इंटरव्यू इज लिट. जस्ट मैं चाहूँगा कि नितिश आप एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे सर से, तो वो क्वेश्चन एक बार प्लीज आप ले लीजिए. हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, बट अभी ना कुछ रीसेंट इंसिडेंट सामने आए विच इज़ कि कुछ कॉर्पोरेट के ही लोगों ने प्रेशर की वजह से कह लीजिए या फैमिली टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है. तो मेंटल हेल्थ को लेकर आप क्या बताना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है? और अब मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानता होगा, तो उस सिचुएशन को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से इंसान अपनी लाइफ को सेव कर सकता है. सुसाइड देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है. लाइफ अपनी दाव पे लगा देना, खुद ही अपनी लाइफ को क्या नाम है जो है ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना. तो उस मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें
किस तरीके से हम क्या नाम है उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो 2-3 चीज़ें जब मैंने कॉर्पोरेट में कदम रखा तो वहाँ पे ये मेंटल स्ट्रेस की बहुत बातें होती थी एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार किस चीज़ का स्ट्रेस है। हम एसी एनवायरनमेंट में देखे बैठे हैं, हंसत क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा, बोनस 5-10% हो जाएगा एंड यहाँ पे लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं छोटी छोटी चीज़, दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक के ऊपर लेके आज एसी नहीं चल रहा एंड मैं सोचता था ये तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो आई थिंक टू मच, इट इज़ बीइंग मैग्नीफाइड इन अ वे इफ़ यू रियली सी ये कोई बड़े स्ट्रेस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, आर्मी में अगर कॉर्पोरेट में अगर आपका एक क्वार्टर का टारगेट मिस हो गया तो क्या 5% बोनस का फर्क है ना, बट इफ यू मिस योर थिंग इन आर्मी एंड दैट्स बाय स्प्लिट सेकेंड, योर बॉडी विल कम इनटू अ कॉफिन बैग। A widow which will become a widow will remain widow for a life. A children who will become a orphan will remain orphan throughout the life. That's a cost of mistake which army work on. So you need to see how precise we can be. There is no scope of mistake. Mistakes are so high. The cost is so high. It's your life. It's about your entire family. It's about the nation. But still, in army we never talk about the stress, right? I think, and when I looked at it, फिर मैंने compare करना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, तो क्या किस वजह से हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो आई थिंक वन थिंग इज वी मिस अ पर्पस, वी कीप रनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस? अर्निंग ए सैलरी। अर्निंग ए सैलरी इज ए नो पर्पस। You have to have a purpose in your life which is beyond you. You are working for a goal, you are working for an organization, you are working for a nation, anything. That purpose is like a lighthouse in a sea which help you drive through the difficult thing. So having a purpose is very important. The second thing, that environment of having extended family. Somehow we miss this. We all become like individualistic. We know if anything happened to me in an organization, there will be nobody which will be standing by me, right? You may have a good salary. Like a person in corporate may be earning 4 times, 10 times what a army officers or jawan earn. But I'm totally alone. So that feeling of isolation, that start thinking in your mind. So we need to have an environment where we know we stand for each other. If I talked about the team goals, that will help bringing it together, because we are saying we win together or we lose together as a team. But it's not that he is winning his thing. Then you have got to stand together. And one time we say, don't sweat small stuff. We start thinking in our life about, small stuff too much. And in fact, that was the first lesson when we were given. When we joined the army, I'll give you just 1 minute story. When we joined the army, first day, and training was supposed to start after 2-3 days, right? So we were just there. We came from different colleges and all, and everyone was like a superhero. That's why he was there, right? So we had a kind of arrogance, ego, everyone, that I'm good in boxing, I'm in running and all this thing. And so there was a schedule. So 5 o'clock we were supposed to have a tea and biscuits, right? So we say from here there will be tea and biscuits which will come where you're staying, you can go and have it. So we were all together, we first time all who have joined, and seniors were away in some training and all that time. So we thought we will go and take our tea. What we realized, there was no tea, there was no biscuits, because somebody came before and everything was finished. And we felt very bad, because we always felt entitled that this tea and biscuit was our entitlement, right? So our Devo came and he asked us that in the evening, he was generally asking, how was the day? Have you done your notifications? Have you done your forms? Everything fine. So we said, sir, everything is fine, but we did not get our tea and biscuits. And he looked at us. Oh, you joined National Defence Academy and you did not get your tea and biscuits, like you are 300 chosen officers of Indian Army. You did not get your tea and biscuit, very bad. And he smiled and just passed away. Something will be, he said, we'll take care of that. And we thought, seniors has taken our tea and biscuit. Now we had them. And what happened? After that, in the evening, there was a call. We all came out. We were told we have to go around 10 kilometers, right? Night march. We have gone. We came, but we could not correlate these two events, right? Next day again, we were very confident कि भाई हमने ये सब बता दिया है, अभी तो everything will be there. And again we have gone 5 o'clock. There was no tea, there was no biscuits. And then we surprised, yaar, this is what's happening. It's not working. But anyway, we came back, and again that officer came. He again asked, I hope guys, cadets, everything is good.
अब nobody was little suspicious, should we say, should we not say? But then somebody says, sir, yesterday we told you about tea and biscuits, but still we didn't get it. वो कहता, oh, second day you miss your tea and biscuit. There is something wrong with the academy, right? Things are not working properly. He said, don't worry, and he's gone. After 5 minutes, we were all there in battalion area with our punishment rig, which is we carry like, you know, around 40 kg on our back, rifle and all. And that entire night we had a session, and then we realized that before that Divo, he also called all our seniors and he had a kind of lot of punishment which we called session with them. So anyway, and we were quite surprised, what is this यार, ये टी बिस्किट के लिए अगर बोल दिया मतलब क्या हुआ, we were entitled to टी बिस्किट ना. So anyway, we did not say. Next time से हमारी training started. एक हफ्ते तक चलता रहा, and then 18 hours a day. We didn't know when to sleep, never sleep, like it was, you know, even if we get 1 hour sleep, it was and this tea biscuit totally moved out of our life. Matlab, we never even thought about it. But that officer did not. He came after 1 week and he called all of us again. Ki, how is everything? Sir, everything is fine. Training is very tough. We are trying to cope up and all this. Yesterday we have gone for 22 kilometers, mountain run and everything. So nobody mentioned. But he remembered. He said, but tell me, cadets, you came first day, second day, you did not get your tea, you know, and you felt very bad about it. So what is that? And they say, हाँ यार, tea तो नहीं मिली थी. So then we say कि, yes sir, but we now don't think, because there are so many things, right? We are now being trained for becoming the best officer in the army. And he say, gentlemen cadets, that the first lesson for you in your life. When you look at a small thing in life, right? Your entire sphere of attention is on tea and biscuits. That day, because your training has not started, तुम्हारे लिए life में important सबके क्या था, 5 बजे एक चाय मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, right? When you are doing 18 hours of training, you don't even think, it does not matter for you. Does it matter? We say, नहीं सर, अब तो सोचते ही नहीं है tea biscuits, और even if we miss the meal, we don't think. So that was the lesson. And sometime, आज मेरा AC नहीं चल रहा, आज मैं ट्रैफिक में फंस गया, आज मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, आज मेरे कुलीग ने बोल दिया. We become them at such an important thing. Why? Because that's a priority for us. We do not have a aim in our life, the purpose in life. The day we are focused on purpose, all these things will just melt away. You will not even realize who said what. और आज आप AC में थे, या टेम्परेचर आपका अलग था, या कितनी देर आप ट्रैफिक जाम में थे. So don't sweat the small stuff. Always keep your focus on higher purpose. Some of these small things which you take stress everyday basis will just go away, and that's what we all follow in army, right? We always look at the higher thing. We not even bothered about khana mila, nahi mila, sleep mili, nahi mili. We say whatever God has given, we are contented with that. That's how the mental attitude need to change. सर स्ट्रेस की बात चल रही है तो हर एक इंसान के कुछ स्ट्रेस बस्टर्स भी होते हैं. तो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है गोलगप्पे, पानी बताशे बोलते हैं. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो आपके लिए कौन सा ऐसा स्ट्रेस बस्टर है खाने में, या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी जगह, क्या स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए? No. So for me, play is my stress buster. When somehow I've got a question which I have to answer and I feel it's becoming too heavy, I take my squash racket, badminton racket, कुछ भी, and I go and sweat it out. जब आप पूरा पसीने में करके आते हैं, that kind of peace, I think that gives me many answers. So for me, stress buster is always do something physically. It may be riding, horse riding, it may be playing a sports or doing something else, but do something. So for me, it is not food. It's a physical. कॉर्पोरेट में तो लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर स्मोकिंग और सिगरेट ही होता है. तो मुझे लगता है कि वो एक बैड इम्प्रेशन भी छोड़ता है लोगों पे कि उनके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ नहीं है. बट आगे बढ़ते हैं, और इसमें मेरे पास 3 क्वेश्चंस है जो आप शायद इसके आंसर्स दे सकें. आपका फेवरेट फूड क्या है? Comfort food, you could say. So I eat everything, but I like biryani. So that's Mughlai is my one of the favorite. रिलेट कर सकता हूँ कि आपने बिरयानी क्यों खाई? क्यों खाई थी? And Pakistan biryani was लजीज, कहते हैं ना, मजा आ गया था. आपकी फेवरेट मूवी? So Lakshya I like, because I think Lakshya is one movie which actually shows कि yes कि how somebody can be a totally disoriented and he can find his purpose. So if I remember, आपको याद होगा मैंने अपनी बातों में लक्ष्य और पर्पस की बहुत बात की है, राइट? सो लक्ष्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में,
और आपने उस मूवी में उन्होंने दिखाया कि एक आदमी जो टोटली डायरेक्शन लेस एंड घूम रहा था, जब उसको लक्ष्य मिल गया तो वो क्या कर सकता है। और ये जो वो तो एक मूवी था, बट मैंने आर्मी में और वैसे बहुत लोगों को देखा है, व्हेन यू गेट योर पर्पस you can be a totally transformed person. And it's not only person, it's also the organization. The organization which has got its purpose and aim, organizational goal right, they can do a transformation, they can make us so much of difference. आपकी फेवरेट यूनिफॉर्म मेमोरी? यूनिफॉर्म मेमोरी तो हमेशा आर्मी की यूनिफॉर्म है, और सबसे प्रिय यूनिफॉर्म है जिस यूनिफॉर्म में हम जब कमीशन हुए थे, तो जब हम कमीशन होते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहन के वो लास्ट ड्रिल करते हैं, और ये जो हमारे सितारे होते हैं वो एक ढके होते हैं, और जब हम अंतिम पग लेके वापस आते हैं तो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो उनको हटाते हैं, और देन वी बिकम ऑफिसर। तो आई थिंक मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ जब वो हटा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो यूनिफॉर्म है वो एक यूनिफॉर्म है, और दूसरी वो यूनिफॉर्म है जो कॉम्बैट वाली थी, जिसको पहन के हमने टोलोलिंग पे कब्जा किया था और वो तिरंगा लहराया था। तो वो यादें उस यूनिफॉर्म के साथ, और वो तिरंगा फहराना पूरी, मतलब मेरे लिए मैंने आज तक जो भी अचीवमेंट किया, चाहे कॉर्पोरेट में, आर्मी में, कुछ भी, वो पुटिंग दैट फ्लैग ऑन दैट पीक, उससे बढ़ के अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ है। सो ये दो बहुत मेमोरी हैं जो दिमाग में। सर, एडिंग वन कैजुअल क्वेश्चन हियर टू द मिक्स, अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बने तो आप कौन से बॉलीवुड एक्टर को चाहेंगे कि आपका रोल प्ले करे? राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या कोई और? सो मुझे लगता है सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्योंकि शायद उसे कई मूवीज़ में देखा है, मैं उससे एक दो बार मिला भी हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो उस रोल को जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने रिसर्च भी की थी जब वो इन मूवीज़ में काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है सिद्धार्थ मल्होत्रा में बी द बेस्ट चॉइस, और अगर गॉड विलिंग कुछ डिस्कशन चल भी रहा है तो आप शायद कुछ सालों में वो मूवी देखेंगे भी। हाँ, लेकिन कुछ अभी पता नहीं कौन बनाएगा और कौन उसमें एक्ट करेगा। रिसेंटली आपने एक बुक भी लॉन्च की है अपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, उस बुक में भी काफ़ी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज रही होंगी, तो अगर कुछ बताना चाहें, और उसके बाद हम एक फिर लास्ट क्वेश्चन लेंगे आगे। सो हमने बुक इसलिए लिखी, मेरी वाइफ ने बुक लिखी है जिसका नाम है नेशन फर्स्ट। अगर आप ये देखिए, नेशन फर्स्ट इस बुक का नाम है। तो क्यों लिखा हमने बुक? क्योंकि हमारा एक एम था, जब मैं इंजर्ड हो गया था, जब मैं आर्मी से बाहर आ रहा था, तो मेरे चीफ थे, वो अभी भी चंडीगढ़ में रहते हैं, जनरल मलिक। हम लोग काफ़ी टीवी इंटरव्यू वगैरह पे साथ साथ रहते थे, और उन्होंने मुझे बोला कि कैप्टन अखिलेश, तुम एक देश के वॉर हीरो हो, तुम कॉर्पोरेट में जितना भी करो बहुत तरक्की करोगे, आई एम श्योर, आई काइंड ऑफ लुक एट, एंड उस समय तक मैं एफएमएस में जा चुका था और मुझे एफएमएस में गोल्ड मेडल मिला था, तो ऑब्वियसली उन्हें पता था कि आई विल बी डूइंग वेल एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए। कितने ऐसे वॉर हीरो हैं, क्योंकि उससे पहले की लड़ाई हुई थी 71 में, 55 साल हो गए, तो वो तो अधिकतर लोग हैं नहीं। कारगिल में बहुत कम ऑफिसर ने लीड किया था, उसमें भी अधिकतर लोगों ने वीरगति प्राप्त की। तो ऐसे लोग जो खुद लड़ाई लड़के दुश्मन के सामने, चाहे घायल हुए लेकिन जिंदा बहुत कम है, तो उन्होंने बोला आपको वॉर हीरो के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने देश को, उस जनता को, उन सारे कम्युनिटी को, सोसाइटी को इंस्पायर करना है। वो एक वॉर हीरो का आपका है जो आप दायित्व को नहीं छोड़ सकते। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि सर मैं कुछ भी करूं, किसी भी कंपनी का मैं सीईओ बनूं, कॉर्पोरेट में जाऊं, कुछ भी करूं, मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं बहुत स्कूल्स में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, कॉर्पोरेट में जाता हूं, लोगों को इंस्पायर करने की, उनको ये आर्मी वैल्यूज़ देने की कोशिश करता हूं, जिससे उनकी लाइफ इनरिच हो। और ये बुक भी हमने इसीलिए लिखी कि शायद इस तरह से तो हम कुछ ही हज़ार या मैक्सिमम लाख लोगों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो ये बुक है इसमें मेरी अपनी स्टोरी है कि हम किस किस तरह से गुजरे, और मेरे साथ के बहुत सारे वॉर हीरोज़ की स्टोरी है, तो ये एक इंस्पिरेशन बन सके एक देश के लिए, सोसाइटी के लिए। और मैं आश्चर्य था जब ये लॉन्च हुई और हुआ, सडनली अमेजोन में नंबर 1 बन गई, जबकि हम तो ऐसे कोई ऑथराइज और बहुत रिनाउंड ऑथर नहीं थी माई वाइफ, बट उन्होंने अपने मन से लिखा था और लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि अब उसका एक हिंदी रूपांतरण भी आया, जिसको कारगिल युद्ध, देशभक्ति और वीरता की सत्य गाथा, और वो भी बहुत हिट हो रहा है। अभी लोग इस पे मूवी बनाने की बात कर रहे हैं। तो वैसे बोला जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, एंड आई कैन रिलेट दैट एज वेल। तो प्लस आपका फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। आपने वैल्यूज़ की बात की,
तो वैल्यूज से जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो जुड़ता हुआ है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि आज की ये जो यूथ है उनको आपकी तरफ से क्या ऐसी वैल्यूज मिल सकती है, या आर्मी की तरफ से क्या ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं जिससे वो एक लाइफ लेसन लें और आगे जो किसी भी फील्ड में जब वो जाना चाहते हैं तो वो उस वैल्यूज को रख के चले और उसमें सक्सेस अचीव कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें केवल आर्मी का नहीं, सारे देशवासियों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई केवल 2 फ्रंट पे नहीं होगी, पाकिस्तान और चाइना, ये 2.5 फ्रंट पे होगी। और जो 2.5 फ्रंट है वो हमारा जो फ्रंट है वो इंटरनल फ्रंट है। आज की डेट में आपने ऑफ सिंदूर में भी देखा होगा, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर थी। दुश्मन ने बहुत नरेटिव दिया, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करी। तो आपको एक सिपाही की तरह काम करना है। जब आर्मी आगे बढ़ेगी तो लोग पुल तोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे देशद्रोही भी हैं हमारे यहाँ। उन देशद्रोहियों से आपको लड़ना है। उस हाफ फ्रंट से निपटने की जिम्मेदारी आपकी है कि ना तो वो गलत इंफॉर्मेशन कर पाएं, ना वो हमारी आर्मी और हमारे देश का मोराल डाउन कर पाएं, और ना वो ऐसे तत्व जो हमारे देश को डिसेबिलिटी करके हमारे वो करके नीचे लाने की कोशिश करें, उनसे आपको निपटना है। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं, यू आर ए सोल्जर इफ योर इंटेंशन इज राइट। इफ यू इंटेंड टू बी सोल्जर यू कैन वर्क फॉर योर कंट्री। तो अगर और आर्मी से इतनी वैल्यूज हैं सीखने के लिए, चाहे आप लीडरशिप की बात करें या टीम वर्क की बात करें, अगर आप इसको अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप एक बहुत सक्सेसफुल, कभी भी आप देखेंगे कि आप किसी भी कोई भी परिस्थिति, और मैंने ये जो आर्मी से जो मैंने वैल्यू सीखी, मैं क्लियरली खुलेआम बोलता हूं कि FMS दिल्ली, ISB, IIMs, मिशिगन, टॉप बिजनेस स्कूल जिसको CK प्रहलाद ने जो सीनियर लीडरशिप टाटा के लिए बनाया था, ये सारे कोर्स भी मिलके उतना नहीं सिखा सकते जो लड़ाई कारगिल वॉर, जो रियल डिफिकल्ट सिचुएशन आपको सिखाती है, राइट। तो इतनी वैल्यूज है सीखने से, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको लीजिए। और आर्मी को आपसे केवल एक चीज चाहिए, प्लीज बी द सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। हम चाहते हैं कि हमारा हर सिटीजन वो देशभक्त बने जिसके ऊपर आर्मी प्राउड हो सके और सोचे कि मुझे दुश्मन को मारना है क्योंकि मैं अपने देशवासियों से प्यार करता हूं। तो केवल उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब भी आप किसी आर्मी वाले से मिले, जस्ट से थैंक्स फॉर योर सर्विस, जय हिंद, वो सबसे बड़ा एक आपका ग्रेटिट्यूड है और रेस्पेक्ट है, जिससे आपकी आर्मी आपके लिए यह विश्वास दिलाती है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी दुश्मन के सामने वो देश को और आप सबको सेफ रखेगी और एक आंच भी नहीं आने देगी। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए। Thank you, sir. Thank you so much for giving us your time. It was an honor and a privilege for all of us, the entire team, to be here, to have you here in this episode. हमें पर्सनली बहुत मज़ा आया। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली जो पहले कभी हमारे पास में नहीं थी, और वो इन्फॉर्मेशन से मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। मुझे लगता है कि हम आने वाले टाइम में अपने स्ट्रेस को बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। एज अ लीडर हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाएंगे। एज अ सिटीज़न हम अपने कंट्री के लिए कुछ और मीनिंगफुल कर पाएंगे। और जो आपने 0.5 फ्रंट की जो बात की है, उस 0.5 फ्रंट पे हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और हमारे आसपास के जितने लोग हैं उन्हें इंस्पायर करेंगे। सो वन मोर टाइम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन दिस एपिसोड एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू ऑल ऑफ अस। एंड विद दैट वील बी क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड हियर। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी नोन और अननोन फ्रेंड्स के साथ भी, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ भी जो आपसे जुड़े हुए हैं पर आप डायरेक्टली उनके साथ टच में नहीं हैं। उन सब के पास तक इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और एक बार एक क्लोजिंग यहाँ पर नीतीश से भी ले लेते हैं। नीतीश जी, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑल आई जस्ट वांट टू से जय हिंद, जय भारत। जय थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय